भारत ने 2026 के लिए अपना आर्थिक रोड मैप सामने रख दिया है। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, इसके भविष्य के लिए और हम सब के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सरकार ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का एक बड़ा लक्ष्य रखा है और उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर ये पूरा आर्थिक रोड मैप तैयार किया गया है। लेकिन ये बजट सिर्फ नंबरों और आंकड़ों का खेल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, एक ऐसा सिद्धांत जो हर फैसले को, हर पॉलिसी को एक दिशा दे रहा है। और वो गाइडिंग प्रिंसिपल है कर्तव्य, यानी एक तय जिम्मेदारी। ये पूरा बजट ऐसे ही 3 बड़े कर्तव्यों पर टिका हुआ है और इसमें जो सबसे पहला कर्तव्य है वो सीधा सीधा देश की इकोनॉमी से जुड़ा है। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास की रफ्तार को बढ़ाना और उसे लगातार बनाए रखना, मतलब भारत के इकोनॉमिक इंजन को फुल स्पीड पर दौड़ाना। तो सवाल यह है कि सरकार ऐसा करने की सोच कैसे रही है? इसकी शुरुआत हो रही है एक बहुत बहुत बड़े निवेश से। और जब मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा, तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। जी हां, इतना पैसा फिस्कल ईयर 26-27 में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। ये एक जबरदस्त रकम है जिससे सड़कें, पुल और देश के भविष्य की नींव रखी जाएगी। तो ये पैसा जाएगा कहां? सरकार ने इसे विकास के इन मुख्य पिलर्स में लगाने का प्लान बनाया है। मैन्युफैक्चरिंग को और बड़ा बनाना, छोटे और मीडियम साइज के बिजनेस को ग्लोबल चैंपियन बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक जोरदार पुश देना, पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में नई जान डालना और नए शहरी आर्थिक जोन डेवलप करना। और उन छोटे कारोबारों को चैंपियन बनाने में मदद करने के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल SME ग्रोथ फंड भी ला रही है। ये फंड उन छोटे और मीडियम साइज के बिजनेस को वो पंख देगा जिससे वो भारत की अगली बड़ी सक्सेस स्टोरी बन सकें। और हां, इंडस्ट्री की भी इस पर नजर है। जैसे हैंडपिक्स के CEO अनंत गोयल ने कहा कि ये बजट हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स को तेजी से बड़ा बनने के लिए जरूरी भरोसा और लॉजिस्टिक्स देता है। वो इसे भारत की टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ी छलांग भी मानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी अब एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। अब जोर सिर्फ चीजों को असेंबल करने पर नहीं, बल्कि 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में हाई वैल्यू इनोवेशन लेड प्रोडक्शन पर है। मतलब सिर्फ फोन को जोड़ने के बजाय अब उसके अंदर के चिप्स और सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने और बनाने पर ज्यादा फोकस होगा। और इसी बात को JHS स्वेन गार्ड के MD निखिल नंदा भी दोहराते हैं। उनके मुताबिक टेक्नोलॉजी पर यह जोर दिखाता है कि अब भारत सिर्फ ग्लोबल मार्केट में हिस्सा नहीं लेना चाहता, बल्कि दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहा है। इकोनॉमी को बूस्ट करना तो एक बात है, लेकिन यह बजट लोगों के लिए भी है। और यहीं पर आते हैं दूसरे और तीसरे कर्तव्य, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना और ये पक्का करना कि विकास की इस दौड़ में कोई पीछे ना छूटे। तो चलिए देखते हैं कि इस बजट में आम इंसान की जिंदगी के लिए क्या है। तो आम लोगों के लिए क्या है इसमें? अरे बहुत कुछ है। हेल्थ केयर में 5 नए रीजनल मेडिकल हब आ रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए नए डिजाइन और हॉस्पिटैलिटी के इंस्टीट्यूट खुलेंगे। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 15 ऐतिहासिक जगहों और इको ट्रेल्स को डेवलप किया जाएगा। खेती में नारियल और काजू जैसी महंगी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा और शी मार्ट्स के जरिए गांव की महिला उद्यमियों को सपोर्ट मिलेगा। ये सब रोजगार बढ़ाने और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। और टेक्नोलॉजी खेती बाड़ी में भी अपनी जगह बना रही है। भारत विस्तार नाम का एक नया AI वाला प्लेटफॉर्म आ रहा है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसानों की जेब में एक कृषि विशेषज्ञ हो जो उन्हें पर्सनलाइज्ड सलाह देगा ताकि फसल अच्छी हो और नुकसान का खतरा कम हो। अच्छा, इन सब बड़ी बड़ी योजनाओं और खर्चों के बीच मन में ये सवाल तो आता ही है कि भाई इन सबका मेरी जेब पर क्या असर पड़ेगा। ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब छिपा है टैक्स में हुए बदलावों में। तो आइए अब जरा उस पर नजर डालते हैं। चलिए अब बात करते हैं टैक्स की। यहां हम उन डायरेक्ट टैक्स के बदलावों को देखेंगे जिनका सीधा असर पर्सनल फाइनेंस पर पड़ सकता है। तो सबसे पहले एक अच्छी खबर, जो लोग रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दी गई है। हाँ, 31 दिसंबर के बाद एक छोटी सी फीस देनी होगी, लेकिन इससे गलतियों को सुधारने के लिए ज्यादा वक्त तो मिल ही जाएगा। TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में भी कुछ बदलाव हैं। विदेश घूमने जाने वालों के लिए टूर पैकेज पर अब फ्लैट 2% का रेट लगेगा। और जो लोग विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए पैसा भेजते हैं उनके लिए तो ये बड़ी राहत है। रेट 5% से घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है।
लेकिन हाँ, जो लोग कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी फ्यूचर्स और ऑप्शन सेगमेंट के लिए थोड़ा बढ़ने जा रहा है। फ्यूचर्स पर यह 0.02% से बढ़कर 0.05% हो जाएगा और ऑप्शंस पर भी इसी तरह की बढ़ोतरी होगी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वालों के लिए ये एक बहुत ज़रूरी अपडेट है, ध्यान से सुनिएगा। अब कैपिटल गेन्स पर टैक्स छूट का फायदा सिर्फ तभी मिलेगा जब बॉन्ड्स को सीधे इशू के वक्त खरीदा गया हो और मैच्योरिटी तक अपने पास रखा गया हो। सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए बॉन्ड्स पर अब ये छूट लागू नहीं होगी। और अब कुछ और छोटे लेकिन जरूरी बदलाव। शेयर बायबैक से होने वाली कमाई पर अब कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। एक अच्छी बात यह है कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर मिलने वाला ब्याज अब टैक्स फ्री हो गया है, पर डिविडेंड और म्यूचुअल फंड इनकम के अगेंस्ट ब्याज खर्च पर मिलने वाली कटौती को हटा दिया गया है। और हाँ, जीएसटी में भी कुछ चीजों को आसान बनाया गया है। तो इन सारी डिटेल्स के बाद आखिर बड़ी तस्वीर क्या निकल कर आती है? ये सब कुछ बैलेंस करने के बारे में है। एक तरफ विकास की तेज रफ्तार है, तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी से वित्तीय प्रबंधन करने की जरूरत। और इसी फाइनेंशियल डिसिप्लिन का एक बड़ा पैमाना है फिस्कल डेफिसिट, यानी सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर। लक्ष्य है इसे देश की जीडीपी के 4.3% पर रखना, जो दिखाता है कि सरकार अपने खर्चों को काबू में रखने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर ये बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने का एक रास्ता तैयार करता है। ये एक तरफ विकास के बड़े लक्ष्यों और दूसरी तरफ देश के कर्ज को कंट्रोल में रखने की जरूरत, इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। तो बजट ने एक बड़ा रोड मैप तो तैयार कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या भारत की ये रिफॉर्म एक्सप्रेस अपनी 2047 की मंजिल तक पहुंचने के लिए सही पटरी पर बनी रह पाएगी? खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।